तो पिछली क्लास बहुत समय पहले हुई हमारी और हम साइंस 2 की शुरुआत इस समय कर रहे हैं। साइंस 2 में सजीवों में जीवन प्रक्रिया इस टॉपिक को सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। तो उसमें जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं जरा कि कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर कि भोज्य पदार्थ में उन समाविष्ट पोषक तत्व को शरीर को किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं, संतुलित आहार का शरीर में क्या महत्व है और स्नायु शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले भोज्य पदार्थ और उनमें समाविष्ट पोषक तत्वों की बात करते हैं। तो भोजन और पोषक तत्व, जैसे हमेशा ये चर्चा होती है कि भोजन और पोषक तत्वों में क्या फर्क है। तो जो थाली में हमारे पास भोजन रहता है, जो दाल चावल रोटी सब्जी के स्वरूप में जो भोजन रहता है उसे हम भोजन कहते हैं, लेकिन उससे जो प्राप्त होती है चीजें, जो शरीर का रक्त जो चीज उसमें से अवशोषित करता है उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। मतलब रक्त जो है ये उन चीजों को खाने पर रक्त क्या अवशोषित करता है, तो दाल में से रक्त प्रोटीन को अवशोषित करता है, चावल में से कार्बोहाइड्रेट्स को अवशोषित करता है। तो इस प्रकार जीवन सत्व है और अलग अलग मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और हमारे वृद्धि के लिए उपयोगी होती हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार की बात की गई है कि संतुलित आहार शरीर में क्या महत्व रखता है। तो स्वाभाविक है, संतुलित आहार मतलब ऐसा आहार, थाली में आपके ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मौजूद हों। मतलब सिर्फ एक ही खाना आपको खाना नहीं है, बहुत सारे खाने अलग अलग वैरायटी। पेज नंबर बेटा 12, पेज नंबर 12। तो अलग अलग चीजें अगर आप खाओगे, सिर्फ रोज आलू की सब्जी और रोटी खाते रहोगे, सिर्फ दाल चावल खाते रहोगे, तो आपके शरीर में वो सारे के सारे पोषक तत्व आपके शरीर में पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। तो सारे पोषक तत्वों को आपके शरीर में पहुंचे, इसलिए हमारा आहार जो है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने का मतलब ही यही है कि आप सभी के सभी पोषक तत्वों को समय समय से अपने शरीर में ग्रहण करें। चलो आगे देखते हैं, स्नायु शरीर में कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो सबसे पहले स्नायु समझे क्या करता है। जो हमारे शरीर के भीतर मसल्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं, एक तो हड्डियां होती हैं, एक तो रक्त होता है, एक तो अंदर की स्किन होती है और एक स्नायु होते हैं। तो स्नायु क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। जब हमारा शरीर का हाथ पैर मूवमेंट करता है, गतिशील होता है, तब क्या करता है, वो कराने का कार्य कौन करता है, स्नायु करता है। जितना ज्यादा वर्क करते हैं हम, जितना ज्यादा कार्य करते हैं अपने उन ऑर्गन से, हाथों से पैरों से, या जो भी बॉडी मूवमेंट कर सकती है, तो वहां पे स्नायु जो है मूवमेंट कराने में, गति प्रदान करने में, यानी कि शरीर में हलचल उत्पन्न करने में कार्य करते हैं। आप अधिक कार्य जिस भी स्नायु का उपयोग करके करोगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिम में जाते हैं लोग तो हाथ और पैरों के स्नायुओं का उपयोग करते हैं, तो वहां से मसल्स क्रिएट होते हैं। तो ये स्नायु क्या करते हैं, आपके शरीर के हर एक अंगों को गतिशीलता देते हैं, हलचल प्राप्त करते हैं। अगर स्नायु अकड़ गए, स्नायु कभी कभी मोच आ जाती है तो क्या हो जाता है, स्नायु में अकड़ जाती है, तो वो बॉडी का पार्ट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, हलचल नहीं कर पाता है। तो इसलिए स्नायु जो है हमारे शरीर में हलचल उत्पन्न करवाते हैं। चलो आगे देखते हैं, पाचन संस्था में पाचक रसों का क्या महत्व है। पाचन संस्थान आप समझ में आ रहा होगा आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि भोजन जो हम करते हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर में जाकर डाइजेस्ट होता है, पाचित होता है, और पाचित होने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो बॉडी द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो अवशोषित करने में कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं जिनका अवशोषित करने के लिए कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं जिनका उपयोग करना होता है। यानी कि पाचक रसों में आपने देखा होगा कि पित्ताशय से पित्त निकलता है, ऐसे बहुत सारे पाचक रस हमारे शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं, जिसकी वजह से भोजन जो है अच्छी तरह से पाचित होता है। ठीक है, तो पाचक रस के कारण ही हमारा भोजन का पाचन जो है बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह हो जाता है। दूसरा है, मनुष्य के शरीर में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के लिए कौन सा संस्थान कार्य करता है। तो 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि अनुपयोगी पदार्थ यदि शरीर से बाहर निकालना है तो उत्सर्जी संस्थान जो है वो कार्य करता है।
उत्सर्जन संस्थान जो है, उसके साथ साथ में हमारी बड़ी आंतें, छोटी आंतें जो कि पाचन संस्थान का अंग होती हैं, ये भी ठोस स्वरूप के अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के बाहर निकालती हैं। और उत्सर्जन संस्थान जो होता है जिसमें किडनी है और बहुत सारे अंग जो हमने 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था, वो सारी चीजें जो है वो कार्य करती हैं, जिससे हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वो शरीर के बाहर निकलते हैं। आगे बढ़े तो ऊर्जा का निर्माण की प्रक्रिया में रक्ताभिसरण संस्थान कैसे कार्य करता है। ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में, तो ऊर्जा निर्मित शरीर में होती कैसे है? 2 तरीके से होती है। सबसे पहले तो भोजन ग्रहण करने से, पानी पीने से ऊर्जा निर्मित होती है। दूसरा होता है ऊर्जा को उत्पन्न कराने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन मतलब श्वसन संस्थान को भी कार्य करना पड़ता है। जब शुद्ध हवा हमको प्राप्त होती है, जहाँ ढेर सारे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो हम कैसे ऊर्जावान फील करते हैं। जैसे कि हम किसी गार्डन में चले जाएं या कहीं बहुत हरी भरी जगह में चले जाते हैं, तो वहां पे हमको बहुत फ्रेश फील होता है। फ्रेश फील होता है मतलब हमारे शरीर के अंदर जो है ऊर्जा की निर्मित होती है। तो ऊर्जा निर्मित करने के दो चीजें होती हैं। पहला तो भोजन हम ग्रहण करते हैं और भोजन द्वारा हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होता है, और दूसरा होता है जब ऑक्सीजन हम लेते हैं हमारे शरीर में, जब ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के भीतर लेते हैं। क्या कह सकते हैं हम कि ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है ना। तो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के भीतर जाता है तो ऊर्जा की निर्मित होती है, और ऊर्जा जो है जिसकी वजह से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलो देखते हैं मनुष्य के लिए शरीर के अंतर्गत चलने वाले कार्य कैसे नियंत्रित होते हैं, कितने प्रकारों से। ये सारे क्वेश्चन जो है आप देखोगे तो 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक पर रिलेटेड है। नियंत्रित कैसे होते हैं शरीर के सारे अंग, नियंत्रित कैसे होते हैं। तो जैसे पाचन संस्थान है, श्वसन संस्थान है, वैसे हमारा मस्तिष्क क्या करता है, हमारे सारे अंगों को, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है कि उनको कब कार्य करना है, कब नहीं करना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चलना है, कब नहीं चलना है, शरीर के विभिन्न अंगों को कब कार्य करना है और कब शांत रहना है। ये सारा जो नियंत्रण की एक प्रक्रिया होती है, ये कौन करता है? मस्तिष्क करता है। इसलिए हम कहते हैं वो बॉडी का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसलिए अंग्रेजी में इसको हेड कहा जाता है ना, हेड में ब्रेन उपस्थित होता है। और हेड जो होता है वो क्या करता है? सारी चीजों को, हमारे फैमिली का भी हेड होता है, वो क्या करता है? सारी चीजों को, फैमिली में जो भी चीजें होती रहती हैं उन सारी चीजों पर नियंत्रण रखता है। तो उसी तरीके से शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित रखने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। चलो ठीक है, तो इसका साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सजीव और जीवन प्रक्रिया में, जैसा अभी अभी हमने समझा कि जो जीवन प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे अगर मैं हमारे शरीर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है हमारा पाचन संस्थान, पाचन की प्रक्रिया होना। फिर उत्सर्जी संस्थान कार्य करता है। ये सब क्या है? जीवन प्रक्रिया के स्टेप्स हैं। अगर इनमें से कोई भी संस्थान कार्य ना करे तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता नहीं है। श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, फिर ये नर्वस सिस्टम जिसे हम नियंत्रण संस्थान कह सकते हैं, उसके बाद हमारा प्रजनन संस्थान है, उत्सर्जी संस्थान है। ये सारे संस्थान क्या करते हैं? विभिन्न प्रोसेसेस शरीर के अंदर करते हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि 2 प्रकार के सजीव पाए जाते हैं ना, प्राणी वनस्पति, ये तो हम जानते ही हैं। और वनस्पतियों में भी स्वयंपोषी और परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी के बारे में हम समझते ही हैं कि स्वयंपोषी वनस्पतियां जिनको किसी के आधार की आवश्यकता होती नहीं है, और मोस्ट ऑफ दी वनस्पतियां क्या होती हैं? स्वयंपोषी होती हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं और जिसकी वजह से वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसीलिए वो स्वयंपोषी होती हैं। कुछ वनस्पतियां होती हैं जो परपोषी होती हैं, लेकिन प्राणी जो होते हैं, जो सजीवों का अलग वर्ग है जो प्राणी, ये तो पूरी तरह से परपोषी होते हैं, क्योंकि ये वनस्पतियों पर और विभिन्न छोटे छोटे प्राणियों पर निर्भर होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वनस्पतियों के हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट जैसे अभी अभी मैंने कहा आपसे कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोज, प्रथिन, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व, खनिज, ये सारी चीजें पोषक तत्वों के अंतर्गत आती हैं। और कार्बोज सबसे इंपॉर्टेंट, और हर भोजन में कार्बोज जो होता है वो हर भोजन में प्राप्त होता है। कार्बोज को ही हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और हमारे शरीर में
हमको कार्बोज खाने से 4 कैलोरी, याद रखना है हमको, 4 कैलोरी पर ग्राम, 4 कैलोरी पर ग्राम। जैसे कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन अपने भोजन में करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा निर्मित होती है। तो कितनी ऊर्जा निर्मित होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा निर्मित होती है। कब 4 कैलोरी, जब पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम कार्बोज का हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, 1 ग्राम कार्बोज, तो हमारे शरीर में 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का कार्य है हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कराना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है कार्बोज। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी भी चीज से मिल जाता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता ही है, जैसे दूध, फल, गुड़, शक्कर, सब्जियां, गेहूं, मक्का, नाचनी, ज्वार, बाजरा, चावल, और फिर आपको आलू वगैरह, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। मतलब मोस्ट ऑफ दी खाद्य पदार्थों में कार्बोज आसानी से हमारा शरीर ग्रहण कर सकता है। और 1 ग्राम कार्बोज यदि हमने खाया तो हमको 4 कैलोरी ऊर्जा अपने आप प्राप्त होती है। तो कार्बोज की बातें हुई। उसके बाद आगे चल जाओ तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आपको सोचने के लिए कहा गया है कि कई खेलों में खिलाड़ी खेलते समय मध्य अवकाश लेकर कुछ पदार्थों का सेवन करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन खिलाड़ी है ना, बीच बीच में आपने देखा होगा कि ये पानी लेते हैं, साथ साथ में ग्लूकोज वाटर वो ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खेलते खेलते क्या होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा अत्यधिक यूज होती है ना, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा यूज होती है, और ऊर्जा यूज होते रहती है। उसके बाद क्या करते हैं, ग्लूकोज का हम लेते हैं। और ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, और फटाफट हमको एनर्जी मिलती है, फटाफट ऊर्जा मिलती है, और हम फिर अगले 1 घंटे खेलने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो सकते हैं। मतलब ग्लूकोज जो है ये हमको कार्बोहाइड्रेट का स्रोत माना जाता है, और फट से हमको 1 ग्राम ग्लूकोज वाटर लेने से फटाफट हमको 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कोई गिन के थोड़ी ना लेता है कि 1 ग्राम ले रहा हूँ, कि 2 ग्राम ले रहा हूँ, कि 4 ग्राम ले रहा हूँ। वो तो खाते पीते जो भी हमारे बॉडी में जाता है तो एनर्जी उत्पन्न होती है। इसलिए समय समय पर क्या करते हैं ये खिलाड़ी, ग्लूकोज का वाटर या फिर कोई भी ऐसे लिक्विड स्टेट में चीजें का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें ये आपको सोचने के लिए कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है आपका, थोड़ा याद करने के लिए कहा गया, यानी कि आपके पुराने सिलेबस मतलब 9th स्टैंडर्ड की बातें याद करनी है आपको, कि श्वसन करते समय क्या घटित होता है, और श्वसन के दौरान ली गई गैस हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो श्वसन करते समय श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया घटित होती है। श्वासोच्छ्वास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जानते हो, श्वासो और उच्छ्वास। श्वासो मतलब इनहेलेशन, और उच्छ्वास यानी एक्सलेशन, है ना। तो इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, है ना, हवा की ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और एक्सलेशन में हम क्या करते हैं, जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, वातावरण की ऑक्सीजन को हम इनहेल करें, और उसके बाद वो ऑक्सीजन शरीर में जाकर ऊर्जा उत्पन्न करके कार्बन डाइऑक्साइड के लेके आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करें यानी कि उच्छ्वास करते हैं। तो इस प्रक्रिया से श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया घटित होती है। और ये गैस क्या कार्य करती है हमारे शरीर में जाके, तो ऑक्सीजन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 2 स्रोत की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तो भोजन, मतलब पाचन संस्थान अपना कार्य करके रक्त अवशोषित करेगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी शरीर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऑक्सीजन नहीं गई तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रह ही नहीं पाएगा। तो ऑक्सीजन जाएगा तो वो भी ऊर्जा निर्मित करने का ही कार्य करता है। ठीक है ना, तो कौन सी गैस जा रही है, ऑक्सीजन गैस जा रही है, और ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऊर्जा की निर्मित कर रही है। उसके बाद आप आ जाओ ये पेज नंबर 13 पर, और पेज नंबर 13 पर सजीव और ऊर्जा का निर्माण, इस मुद्दे को हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बगल में एक आकृति दी गई होगी, आपको दिखाई दे रही होगी ये आकृति, और आकृति के बगल में ये बॉक्सेस बने हुए हैं। तो पेंसिल से उन बॉक्सेस को फिलअप करोगे आप, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनको आप फिलअप करोगे, ठीक है ना। सजीवों के में श्वसन प्रक्रिया के शरीर के स्तर पर और कोशिकीय स्तर पर, इन 2 स्तर पर पाई जाती है, शारीरिक स्तर पर और कोशिकीय स्तर पर पाई जाती है। ठीक है, शरीर के स्तर पर होने वाले श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का शरीर और आसपास के वायुमंडल में लेन देन हो जाता है। और कोशिका स्तर पर होने वाला श्वसन जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण किया जाता है। तो चलो देखते हैं,
तो दो प्रकार का श्वसन पाया जाता है। आप उस आकृति के सारे ऑर्गन्स को भर लोगे, ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं देख लो जरा सा, क्या क्या है वो ऑर्गन्स में। सबसे पहला हिस्सा तो आप नासिका, नासिका के बाद मुख होगा, मुख के बाद श्वास नली होगी, फेफड़े होंगे। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। पहला बॉक्स यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ये यहाँ पर राइट साइड पे दो ही बॉक्स दिए हुए हैं, आप लेफ्ट साइड के बॉक्सेस को फिलअप करो। तो पहला है नासिका छिद्र यानी नाक है, उसके बाद सेकंड में है मुख है, उसके बाद थर्ड वाला बॉक्स में आप लिखोगे श्वास नली, उसके बाद फोर्थ वाले बॉक्स में आप लिखोगे फेफड़े, फेफड़ों के बाद आप नीचे लिखोगे फेफड़ों का स्तर जो है। उसके बाद वो देखो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है उसको आप लिखोगे वायु कोश, ठीक है। और यहाँ पर एक श्वास नली थी, तो यहाँ पर एक अन्न नली थी, और यहाँ पे भी रिब केज यानी कि रिब कहते हैं इसको, ये वाला हिस्से पे रिब केज ये वाले सेकेंड बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये सारे अंग हैं, ये आकृति ऐसी की ऐसी एग्जाम में आपको पूछी जाती है, और इसी तरह से बॉक्स में नामांकन करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलो आते हैं मुद्दे, पढ़ते हैं हम सजीव और उनके ऊर्जा के निर्माण के अंदर श्वसन के प्रकार के बारे में। श्वसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखें तो श्वसन दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब तक छोटी क्लास में आप लोगों ने श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में यही समझा था कि ऑक्सीजन शरीर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है, लेकिन ये श्वसन भी दो स्तर में पाए जाते हैं। एक होता है शारीरिक श्वसन, शारीरिक, और एक होता है कोशिकीय श्वसन, ठीक है, कोशिकीय श्वसन। शारीरिक श्वसन वही श्वसन है जो अब तक आप पढ़ते आए हो, मतलब वही सामान्य जिसकी आकृति हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। श्वसन संस्थान वही ऑक्सीजन का अंदर जाना, फेफड़ों के अंदर वायु कोश का होना, वायु कोश उस हवा से भरकर फूलेंगे, और उसके बाद जो रक्त है वो उस वायु कोश में से क्या करेगी, ऑक्सीजन को खींच लेगी और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगी, और विभिन्न अंगों में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है रक्त लाकर उन वायु कोशों को देगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में भरेंगे और फिर नाक द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होंगे। तो वायु कोश जैसे ही हवा अंदर जाती है वैसे ही वो गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं, उसके अंदर पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। ऑक्सीजन शरीर के तक के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, लेकर आकर फिर उन वायु कोशों में भरता है, और वो वायु कोश से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से शरीर के भीतर से बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है शारीरिक श्वसन की होती है। अब कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं। कोशिकीय स्तर पे श्वसन कैसे होता है, अब थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं इन चीजों को कि थोड़ा आराम से आप इमेजिन करते चलो कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन गई, शरीर के अंदर ऑक्सीजन गया, हमने उसको पूरी तरह से श्वास लेकर शरीर के अंदर ऑक्सीजन डाला, फेफड़ों में पहुंचा, फेफड़ों के वायुकोश तक पहुंचा, वायुकोश के बाद जो रक्त की छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं वो आती हैं और मतलब पहुंचती हैं वहां से, और रक्त क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ले लेता है। अब लेकर जाएगा कहाँ, मैंने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि विभिन्न अंगों तक, लेकिन अंगों का निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं से हुआ है ना। पूरे शरीर का निर्माण जो है वो कोशिकाओं से हुआ है। अब समझ लो वायु कोश में से ऑक्सीजन ले लिया गया, अब ऑक्सीजन को जाना है, कहाँ जाना है, शरीर के विभिन्न अंग, विभिन्न अंग मतलब समझ लो इस उंगली तक पहुंचना है, ठीक है ना। इस शरीर का ये भी तो एक अंग है और ऐसे बहुत सारे अंग हैं, तो इस उंगली तक पहुंचना है। तो क्या करेगा वो रक्त, यहाँ पर आएगा, उंगली भी किससे बनी हुई है, ढेर सारी कोशिकाओं से बनी हुई है, तो उसके अंदर एक, उसमें की एक कोशिका को ले लिया जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो इस कोशिका के भीतर जो है वो प्रवेश करेगा, ठीक है ना, प्रवेश करेगा, इतना याद रखो। और ये कोशिका अपना खुद का इंडिविजुअल श्वसन करेगी। जैसे शरीर के अंदर गए ऑक्सीजन गया तो शरीर पूरा एक साथ श्वसन करेगा, मतलब कि शरीर के भीतर के प्रत्येक ऑक्सीजन, प्रत्येक कोशिकाएं जो है वो श्वसन करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि हमारा क्लासरूम में मैं जाकर 10th A को पढ़ा रही हूँ, तो 10th A ये एक पूरा क्लासरूम था, है ना, 10th A ये पूरा एक क्लासरूम था, और 10th A में टीचर की एंट्री होती है, और टीचर की एंट्री होने के बाद टीचर क्या करेगा, इस चार दीवारी को तो थोड़े ना पढ़ाने वाला है, टीचर इसमें बैठा हुआ एक 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 स्टूडेंट को पढ़ाने वाला है ना।
तो टीचर की एंट्री तो हो गई, ऑक्सीजन अंदर चला गया, उस शरीर के ऑर्गन में ये ऑक्सीजन चला गया, लेकिन ये शरीर का जो ऑर्गन है वो बना किससे है? वो बना हुआ है एक एक कोशिका से बना हुआ है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये हर एक कोशिका में जाकर इस कोशिका के स्तर पर श्वसन करेगा, मतलब हर एक कोशिका श्वसन करेगी। इस क्लास में टीचर अगर गई है तो वो सिर्फ 10th ए की क्लास को नहीं पढ़ाएगी, उस 10th ए की क्लास में एक एक बच्चे के स्तर पर जाकर उसको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरी क्लास का रिजल्ट सही आएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जब ऑक्सीजन किसी एक अंग में एंट्री करता है, तो अंग में एंट्री करता है मतलब कि क्या है कि वो हर एक कोशिका में एंट्री कर रहा है, और कोशिका अपने स्तर पर क्या कर रही है? श्वसन कर रही है, मतलब ऑक्सीजन को ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रही है। ठीक है, तो इस जो कोशिकीय स्तर पर, एक तो शारीरिक स्तर पर मतलब ओवरऑल ओवरऑल पूरा शरीर श्वसन करता है, लेकिन वो शरीर बना किससे है? एक छोटी सी इकाई जिसे कोशिका कहते हैं। जब तक शरीर की प्रत्येक कोशिका श्वसन नहीं करेगी तब तक हम ये कह नहीं सकते कि ये पूरा शरीर जो है वो श्वसन कर रहा है। ठीक है ना, तो जब एक सिंगल कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिकीय स्तर का श्वसन क्या होता है, वो होता है तब जाकर यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। शारीरिक श्वसन, नॉर्मल श्वसन जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, शरीर करता है, लेकिन शरीर के भीतर कोशिकाएं होती हैं, वो भी अपने स्तर पर श्वसन करती हैं। अब वो जो अपने स्तर पर श्वसन करती हैं तो करती क्या है जरा देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों के उत्तर की तरफ। कि ग्लूकोज में के एक अणु में CH और O के क्रमशः कितने परमाणु पाए जाते हैं? C12, O22, ऐसा ही है ना कुछ, हाँ ऐसा ही। तो O6 फॉर्मूला याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ग्लूकोज के भीतर ऐसे बहुत सारे सभी परमाणु, कल बताऊंगी आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से। तो ये सभी परमाणु कितने रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन इस सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी अणु का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात क्या? के जो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जब कोई चीजें, जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन मुक्त होता है तब उसे हम अवकरण कहते हैं। तो वो चीजें डिफरेंट है। फिलहाल आपको ये जानना है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब श्वसन के फिर से 2 प्रकार पाए जाते हैं, जो है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, अब ऑक्सी श्वसन एक इस प्रकार का श्वसन है, आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है कि ऑक्सी श्वसन एक प्रकार का श्वसन है जहां पर ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके हम ऑक्सी श्वसन करते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के श्वसन भी होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु और ऐसे जीव भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं, बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं, उसे हम अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन का उपयोग मिस ऑक्सीजन नहीं लेते हैं क्या? लेते हैं, बता रही हूं मैं। ये बिना ऑक्सीजन के उपयोग करते के श्वसन करते हैं, यानी कि ये, ठीक है ना, कि कैसे श्वसन होता है। इसके लिए एग्जाम्पल के फॉर्म में कौन होते हैं? जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे से जीवाणु जो होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं। वो श्वसन तो करते हैं लेकिन बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो अनऑक्सी श्वसन करते हैं। और साथ साथ में दूसरे नंबर पे हमारे शरीर में जब स्नायु श्वसन करते हैं, स्नायुओं में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, कोशिका तो है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करता है, लेकिन जो स्नायु श्वसन करते तो ऑलरेडी ऊर्जा होगी, ऊर्जा शरीर में होगी, तो जो स्नायु के स्तर पर जो श्वसन होता है जिसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, तो उस समय अनऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, जैसे हम लोग कोई भी चीज रखते हैं
उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ बाहर से कोई भी सॉस है, जैम है, ये सब लाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मतलब क्या, ऐसे जीव होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के ही उस पदार्थ को पूरी तरह से सील पैक होता है, तो बिना ऑक्सीजन अंदर जाए ही उस पदार्थ को पूरी तरीके से फ्रेश रखते हैं। तो कुछ ऐसे जीवाणु उसमें उपस्थित होते हैं उन प्रिजर्वेटिव में, जिसकी वजह से वो पदार्थ जो होता है वो पूरी तरह से फ्रेश होता है। तो वहां पे ऑक्सीकरण मतलब श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, उस पदार्थ के अंदर जो भी जीवाणु है वो उसमें श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जीवाणु है उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए अनऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया करके वो पूरी तरीके से उसमें जीवित रहते हैं, जिसकी वजह से वो पदार्थ जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर का ये श्वसन है अनऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन यानी कि ऐसी चीजें जहां पर ऐसे जीव प्राणी जो नॉर्मल होते हैं, जो ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं। ठीक है, तो श्वसन दो प्रकार के, तो सबसे पहले हमने श्वसन को दो प्रकार कहाँ पढ़ा, शारीरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन, और उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। शारीरिक श्वसन और ऑक्सी श्वसन सामान्य श्वसन है, और कोशिकीय और अनऑक्सी थोड़ा सा असामान्य कह सकते हैं, मतलब ये कोशिकीय समझने में असामान्य, क्योंकि इसके बिना ये शारीरिक श्वसन होना संभव नहीं है। अनऑक्सी श्वसन भी ऐसा श्वसन है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है और स्नायुओं के भीतर ये श्वसन पाए जाते हैं। चलो तो देखते हैं यहाँ पर सजीवों में कोशिकीय स्तर पर, मतलब कोशिकीय स्तर पर दो प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। अब ऑक्सी श्वसन में तीन चरण हम पढ़ेंगे, एक एक करके, तीन स्टेप। देखिए ये शारीरिक श्वसन फिलहाल हम जानते ही हैं, पढ़ ही चुके हैं। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, तो हम शारीरिक श्वसन तो छोटेपन से पढ़ते ही आए हैं। हमारा मुद्दा है कोशिकीय श्वसन को पढ़ना, और कोशिकीय श्वसन जो है वो दो प्रकार में पाए जा रहे हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सी श्वसन का चरण, मतलब ऑक्सी श्वसन कितने चरणों में संपन्न होता है, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करना है, जिसे हम ग्लूकोज का विघटन कह रहे हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जिसे कह रहे हैं ग्लूकोज का विघटन, यानी कि बड़ा ही फेमस प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस शब्द ही कह रहा है ग्लूकोज का विघटन, मतलब ग्लूकोज का क्या करना है आपको, अलग अलग टुकड़ों में विघटन करना है। ग्लूकोज जो है वो टुकड़ों में विभाजित होने वाला है, और इसीलिए इसका नाम देखो ग्लाइकोलिसिस। लिसिस ये शब्द क्या इंडिकेट करता है, लिसिस मतलब के टुकड़े करना, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस है ना, प्रकाश संश्लेषण को हम क्या कहते हैं, कोई भी प्रोसेस बताना होता है तो इस तरह के वर्ब्स का उपयोग किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस है। इसी तरीके से लिसिस क्या बता रहा है आपको कि ग्लूकोज को विघटित करना है। अब ग्लूकोज विघटित कैसे होगा और कब होगा, इसका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। अब डिटेल में आपके लिए, अगर आप डाइजेस्ट में देखोगे और यूट्यूब पे बड़े बड़े लेक्चर्स अगर देखोगे तो ग्लाइकोलिसिस पे बहुत विस्तृत रूप से बहुत बड़ा ये एक प्रोसेस है, जो कि आपको बड़ी क्लास में पूछा जाता है। आपकी क्लास के लिए असल में क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, वो छोटे पैमाने में इस 5 लाइनों में बताया गया है। तो आपको इस 5 लाइन में क्या होता है वो समझ कर लेना है, और उतने ही स्तर पे आपको पढ़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल में आप समझने जाओगे तो डिटेल में समझने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा नहीं। तो फिलहाल फंडामेंटल बेस पर जो आपके लेवल की चीजें हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए, वो आपको यहाँ पर समझ कर लेनी है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज का विघटन। विघटन यानी कि शरीर में ग्लूकोज जा चुका है, जब जाएगा किसी भी माध्यम से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके ग्लूकोज जाता है, और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो बहुत सारे भोज्य पदार्थ है जिनका उपयोग करके हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है।
अब ग्लूकोज जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं अंदर प्रक्रिया होगी, है ना। तो प्रक्रिया क्या होगी, ये पैराग्राफ में देख लो कि कोशिका द्रव्य में होने वाली इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होकर पायरुविक अम्ल, एटीपी, NADH2 और पानी के दो दो अणु बनते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट ही आपको क्या बताता है कि ग्लूकोज, ये प्रक्रिया जो है वो कहाँ हो रही है, ये हो रही है कोशिका में। कोशिका में कहाँ, कोशिका द्रव में। जैसा हम समझते हैं सभी लोग, कोशिका के बीच ये एक न्यूक्लियस होता है, फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि तंतु कणिका होता है, ऐसे बहुत सारे रिक्तिका होती है, ऐसे बहुत सारे कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य पाया जाता है ना, ये कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है, इस कोशिका द्रव्य में होता है। तो ग्लूकोज का विघटन होता है कोशिका द्रव्य में। तो आपको रिक्त स्थान पूछा जाता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, ग्लूकोज का विघटन कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के ना ही केंद्रक में पाया जाता है, ना ही तंतु कणिका में पाया जाता है, ना ही रिक्तिका में पाया जाए, कहीं नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ग्लूकोज का विघटन, कहाँ होता है ग्लूकोज का विघटन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ठीक है, अब चलो कि अब ग्लूकोज जो है यहाँ पे एक ग्लूकोज इस कोशिका इसमें में, तंतु कणिका क्या है? तंतु कणिका हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। तंतु कणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जैसे कि केंद्रक इस कोशिका का एक अंगक है। कोशिका के अंदर भी ढेर सारे अंगक पाए जाते हैं ना, बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, कोशिका के विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं। ये सारे जो हैं वो क्या है, वो कोशिका के विभिन्न अंग हैं। तो तंतु कणिका भी कोशिका का एक अंग है। जैसे कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है, उसी तरीके से तंतु कणिका भी उस कोशिका का अंग है और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है, जिसे हम ऊर्जा केंद्र यानी कि तंतु कणिका से ऊर्जा की निर्मित होती है। ऊर्जा तंतु कणिका एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो इस केंद्र, इस कोशिका में पाया जाता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं, आंख, कान, नाक, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी तरीके से हमारे शरीर जिससे बना है, कोशिका से बना है, तो कोशिका के भीतर भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। उसमें जैसे हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है ब्रेन, उसी तरीके से इसका सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है केंद्रक, केंद्रक होता है, ठीक है ना। लेकिन केंद्रक के अलावा भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो तंतु कणिका क्या है, इस एक कोशिका का एक अंग है, ठीक है। उसका कार्य क्या है, कैसा डिटेल, वो सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि ये ऊर्जा उत्पत्ति करता है, इसलिए इसको ऊर्जा का केंद्र कहते हैं, ठीक टीचर है। बोलो। टीचर, हर जीव में कोशिका एक ही साइज का होता है क्या? नहीं, हर जीव में नहीं, आपके इस शरीर में ही अलग अलग आकार, अलग अलग तरीके, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके के इसी शरीर में जैसा ऑर्गन होता है उस हिसाब से हर तरह से अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। और लेकिन उन कोशिका में जो अंग होते हैं, वो सब जो अंग होते हैं वो लगभग समान होते हैं। कहीं हम लोगों ने देखा था कोशिका का साइज, आकार कुछ ऐसा पाया जाता है, कहीं पर कोशिका का आकार कुछ ऐसा पाया जाता है। हर एक हमारे शरीर में ही अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। फिलहाल हम रैंडमली एक ऐसी कोशिका का आकार बना देते हैं कि कोशिका का कोई आकार ना दिखाते हुए एक सिंपल सा ऐसा कोशिका बना देते हैं, क्योंकि हमको इसके अंदर की चीजों को पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के अलग अलग कोशिका का आकार होता है, वैसे ही अलग अलग जीवों में भी अलग अलग आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सिंपल सी बात है कि कोशिका का कोई फिक्स आकार नहीं होता है, ठीक है। चलो, और बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसे हम जानते हैं कि निरी आंखों से देखना संभव नहीं है, उसे हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म चीज है ये, जिसका आकार अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से पाया जाता है। चलो आगे बढ़े हम, तो हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे, ग्लूकोज का विघटन पढ़ रहे थे, जो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब कोशिका द्रव में ये ग्लूकोज होता क्या है, देखते हैं, प्रोसेस देते हैं। हाँ, हमारा ये ग्लूकोज
ग्लूकोज जो है इसके टुकड़े विभिन्न चरणों में ये सबसे पहले पायरुविक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल एसिड, पायरुविक एसिड कह सकते हैं आप। कि ग्लूकोज के विघटन का सबसे पहला स्टेप होता है कि जब वो विघटित होना शुरू होता है तो सबसे पहले पायरुविक एसिड बनाता है, और पायरुविक एसिड के साथ जब ये प्रक्रिया होती है तो एटीपी और NADH2, NADH2 अब भी समझेंगे हम ये क्या है, NADH2 के और साथ में पानी के, ठीक है ना, साथ में पानी यानी H2O के कितने अणु? दो अणु, मतलब 2 NADH2, 2 ATP और 2 पानी के अणु की प्राप्त होता है। मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, विघटन हो रहा है। देखो विघटन मतलब टुकड़े टुकड़े होना। किसका टुकड़ा हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है। ग्लूकोज का जब एक टुकड़ा, जब विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले टुकड़े के रूप में कौन बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। जब कोई चीज टूटती है, जैसे अभी हम कोई भी चीज तोड़ते हैं तो उसमें से ऊर्जा निर्मित होती है ना, कोई भी चीज टूटती है तो कुछ ना कुछ निर्मित होता है। तो इसी तरीके से ग्लूकोज यहाँ से पायरुविक एसिड बनाता है तो उस दौर में एटीपी के 2 अणु, NADH2 के 2 अणु और पानी के 2 अणु हैं। अब एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा की इकाई है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ऊर्जा का अणु, जिसे हम ऊर्जा का अणु कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कर क्या रहा है? जरा आप पीछे चलो, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस का उद्देश्य क्या है? ग्लाइकोलिसिस अनऑक्सी श्वसन कर रहा है, और श्वसन करने के बाद क्या होता है? ऊर्जा निर्मित हो रही है। मतलब ग्लाइकोलिसिस का मुख्य मुद्दा क्या है? ग्लाइकोलिसिस जो हो रहा है, ये प्रोसेस जो ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, इससे क्या होगा? इससे ऊर्जा मुक्त होगी, है ना, मतलब शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी। अब ये ऊर्जा कब प्राप्त होगी? जब ये ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट होगा तो क्या मिल रहा है? यहाँ पे ऊर्जा का 2 अणु प्राप्त हो रहा है। साथ साथ में NADH2 भी ऊर्जा का एक अणु है। NADH2 भी ATP की तरह ही ऊर्जा का अणु है। इसका फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ATP ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्मित होती है तो एटीपी के 2 अणु मतलब ऊर्जा मुक्त होती है, साथ में NADH2 बनता है और वाटर मॉलिक्यूल निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में निर्मित होना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम एंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज के विघटन का पहला स्टेप, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है उस दौरान 2 ATP और NADH2 और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। अब पायरुविक एसिड जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ये सब क्या है? एक प्रकार के रसायन है। जैसे ग्लूकोज एक प्रकार का अणु है, पायरुविक एसिड एक प्रकार का अणु है, उसी प्रकार से पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। और जब ऐसी प्रक्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NADH2 के 2 अणु बनते हैं। अच्छा सोचो तो जरा अभी आप, बोलो बोलो भाई, कौन बोल रहा है? चलो आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा मुख्य मुद्दा क्या है? हमारा हमको चाहिए क्या? हमको कौन चाहिए? ऊर्जा चाहिए, है ना, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हम क्या कर रहे हैं? श्वसन कर रहे हैं। और श्वसन का एक कार्यक्रम में, तो श्वसन का एक पार्ट क्या हो रहा है? ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? आवाज बंद। क्या बोल रही हो? बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? कौन बोल रहा था? बोलो। ठीक है, चलो मन करे तो फिर आगे पूछ लेना। ठीक है, तो हमारा मुख्य मुद्दा क्या है? ऊर्जा की निर्मित। शरीर को ऊर्जा मिलनी चाहिए। शरीर को ऊर्जा किस माध्यम से हम ले रहे हैं इस समय?
श्वसन के माध्यम से। श्वसन किस स्तर का हो रहा है? कोशिकीय स्तर का हो रहा है। कोशिकीय स्तर में हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज का विघटन करा रहे हैं। और ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? शरीर के कोशिका में हो रही है। कोशिका में भी कहाँ हो रही है? कोशिका द्रव में हो रही है। कोशिका द्रव में क्या शुरू हो रहा है? ग्लूकोज का विघटन शुरू हो रहा है। ग्लूकोज के विघटन से क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड बन रहा है। अब हमारा लक्ष्य क्या था? ऊर्जा की निर्मित। तो जैसे ही ग्लूकोज का विघटन हुआ, पायरुविक एसिड में ऊर्जा निर्मित होती है। ये ऊर्जा एटीपी के और NADH2 के फॉर्म में निर्मित होती है। अब यहीं पर ग्लाइकोलिसिस खत्म नहीं होता। पायरुविक एसिड क्या कर रहा है? एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है और उस दौरान भी हमको ऊर्जा का अणु NADH2 के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। अब ऊर्जा मिल गई, ऑक्सीजन पूरा यूज हो गया यूज, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? नाक से बाहर आ जाएगा, मतलब कोशिका से शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा, फिर फेफड़ों तक पहुंचेगा और उसके बाद नाक से बाहर आएगा। ऐसी न जाने कितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में कार्य करती हैं। तो एसिटिल यहाँ पर देखो 3 रूप में, एक पहला, एक दूसरा और यहाँ पे एक तीसरा। 2, 2, 4 और 6 अणु ऊर्जा के हमको प्राप्त हो रहे हैं। कब? जब ग्लूकोज का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम ए तक होता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में हमको 6 अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। मतलब कहने का, यदि हमारे शरीर की एक कोशिका एक बार ग्लाइकोलिसिस करती है तो 6 अणु उत्पन्न करती है, ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न। अब ऐसी न जाने कितनी कोशिकाएं हैं शरीर में, तो एक स्टेप में 6 न जाने कितने अणु निर्मित होते होंगे। और वो ऊर्जा जब कलेक्ट होती है तो हम विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं आपको इसके पीछे से चलो, शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमको शुरुआत करना है कोशिकीय श्वसन। हमने यहाँ पे किया था श्वसन, 2 प्रकार के श्वसन। कौन कौन से श्वसन? पहले तो शारीरिक श्वसन, जो कि कट कर दिया था, जो पहले से ही आप पढ़ते आए हो। उसके बाद कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के हमने देखे थे, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत पहला स्टेप, पहला चरण जो था वो ग्लूकोज के विघटन का था। अब ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है? इस कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के भी कौन से अंग में पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विघटन होता है। उस दौर में क्या होता है? ग्लूकोज का रूपांतरण होता है पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड में रूपांतरण जब होता है तो क्या मिलता है हमको? 2 अणु एटीपी के, 2 अणु NADH2 के और 2 अणु पानी के प्राप्त होते हैं। तो पानी तो ऊर्जा के अंदर आता नहीं है, हमको ऊर्जा मतलब इसी स्टेप में हमको 4 अणु ऊर्जा के प्राप्त हो जाते हैं। अब पायरुविक एसिड बनने के बाद क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होता है और एसिटिल कोएंजाइम ए जब में कन्वर्ट होता है तो ये NADH2 का और 2 मॉलिक्यूल और 2 अणु ऊर्जा का प्राप्त होता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमको 6 अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी आपकी ग्लाइकोलिसिस की। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की क्लास में हम ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यानी क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्रेब्स साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है और शॉर्ट नोट के दौरान आपको 2 से 3 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो वो प्रक्रिया हम लोग कल पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आपको लिखना कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब ये 5 लाइन रट्टा मार लो। ये जो 5 लाइन किताब में दी गई है ना, बस ये 5 लाइन में आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आपको पता चलना चाहिए ग्लूकोज क्या होता है, पायरुविक एसिड क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम क्या होता है और ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? कोशिका द्रव में घटित होती है। कौन से प्रकार में है ग्लूकोज का विघटन? ऑक्सी श्वसन में है। ऑक्सी श्वसन का पहला स्टेप है। ठीक है, तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा और समझने के साथ साथ आप इसको रिवाइज करो। बहुत डिटेल में डाइजेस्ट वगैरह में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में है, जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो आप बड़ी ही आसानी से, और इस वीडियो को देखोगे तो बड़ी ही आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा। नहीं होगा तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को मेरे